हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 21 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 21वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 21वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 21वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 से यहाँ पर 10 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 5 से यहाँ पर 10 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 9 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 5 से यहाँ पर 10 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से 10 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 से 10 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 25 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 25 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 दूना के 10। और ध्यान से देखिए 10 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 9 का हम करेंगे स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 81 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 81 की यदि हम दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 एकम 8। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 8। अब हमें देखना है कि संख्या 8 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 8 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कूट भाषा में TAN को 33 के रूप में लिखा गया है और PAM को 28 के रूप में लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में BUG के लिए कूट क्या होगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित पूछे जाते हैं। और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। और मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर देखिए
अल्फाबेट लेटर दिया गया है TAN। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, T आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। T के बाद में है A आता है 1 नंबर पर है। उसके बाद में है N आता है 14 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर 33 लाने के लिए क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 1 मिलकर बन जाएगा 21, 21 और 14 मिलकर बन जाएगा 35। और 35 से 33 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 35 में से -2 करके यहाँ पर लिखा गया है 33। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 33 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि PAM को 28 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है P आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। P के बाद में है A आता है 1 नंबर पर है। उसके बाद में है M आता है 13 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 13 मिलकर बन जाएगा 30। और मेरे भाई यदि हम इस 30 में से क्या कर दें, -2 कर दें, तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे BUG के अंदर है, और BUG का कोड हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अल्फाबेट लेटर दिया गया है B आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। B के बाद में है U कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई U आता है 21 नंबर पर है। U के बाद में है G आता है 7 नंबर पर है। अब इन सभी को यहाँ पर ऐड कर लीजिए मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 2 और 21 मिलकर बन जाएगा 23, 23 और 7 मिलकर बन जाएगा 30। अब क्या करेंगे, सभी में से -2 किया गया था, तो इस 30 में से भी हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 30 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर संख्या बनेगी 28। यानी कि BUG को कूट भाषा में लिखा जाएगा 28। या फिर हम बोल सकते हैं कि BUG का कूट होगा 28। और ध्यान से देखिए 28 हमें दिया गया है ऑप्शन D के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन D हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से PEN का संबंध है 755 के साथ में, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि FOG का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि PEN से यहां पर 755 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि FOG से यहां पर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर इस प्रश्न को सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए PEN से यहां पर 755 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहला लेटर है P आता है मेरे भाई 16 नंबर पर है। P के बाद में है E आता है 5 नंबर पर है। और E के बाद में है N आता है 14 नंबर पर है। अब यहां पर क्या किया गया है, जो डबल डिजिट की संख्या है उसको क्या किया गया है, सिंगल डिजिट में बदला गया है। कैसे, जैसे यहां पर देखिए 16 क्या है, डबल डिजिट की संख्या, तो 16 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 1 और 6 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 7। फिर क्या है 5 मेरे भाई सिंगल डिजिट की संख्या है तो इसको लिख देंगे ऐसे कैसे। फिर क्या है 14 भी क्या है, डबल डिजिट की संख्या, तो इसकी भी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर संख्या बन गई 755 और 755 यहां पर हमें दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहां पर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है F आता है 6 नंबर पर है। F के बाद में है O
ओ आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, यहां पर हम लिखेंगे 15। ओ के बाद में जी आता है 7 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 7। अब क्या करेंगे, डबल डिजिट की संख्या को सिंगल डिजिट में बदलेंगे और जो सिंगल डिजिट की संख्या उसको लिखेंगे ऐसे कैसे, तो यहां पर देखिए पहली संख्या है 6, तो यहां पर लिख देंगे 6। उसके बाद में क्या है 15 है डबल डिजिट की संख्या, तो इसकी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 5 मिलकर बन जाएगा 6। फिर लास्ट में क्या है 7 क्या है सिंगल डिजिट की संख्या, तो मेरे भाई 7 को लिख देंगे ऐसे की ऐसे। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 667। अब हमें देखना है कि संख्या 667 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 667 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहां पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस यानी कि 3 विषय के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मेरे भाई करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट के भी लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि इन 25,000 क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, या तो इस प्रश्न को सोल्व करना है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस प्रश्न को सोल्व करना है आपको रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे समझना इस टाइप के प्रश्न को आपको हमेशा बड़ी संख्या की ओर ही सोल्व करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर है, रो के अंदर है। तो हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, रो के अंदर है सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहां पर देखिए, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली रो के अंदर पता करेंगे कि यहां पर संख्या 14 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहां पर संख्या 14 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 14 के इस तरफ दो संख्या दी गई है 8 और 2, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 8 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 दूना के 16। और मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, इस 16 में से
इस बीच वाली संख्या को माइनस किया गया है। बीच वाली संख्या है 2, तो मेरे भाई 16 में से 2 को कम कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बच जाएगी 14। और ध्यान से देखिए 14 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तीसरी रो के अंदर पता करेंगे कि यहाँ पर संख्या 24 इसी प्रकार से आई है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, 24 के इस तरफ भी हमें 2 संख्या दी गई है, 9 और 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 9 तिये 27। और इस 27 में से हम क्या कर देंगे, इस बीच वाली संख्या को घटा देंगे। बीच वाली संख्या है 3, तो 27 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर संख्या बचेगी 24। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम इस बीच वाली रो के अंदर है, और इस बीच वाली रो के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह के सामने देखिए यहाँ पर हमें 2 संख्या दी गई है, 5 और 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर बन जाएगा 5 चौक 20। और इस 20 में से हम क्या कर देंगे, इस बीच वाली संख्या को घटा देंगे। तो 20 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर संख्या बचेगी 16, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 16 में दी गई है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोला जा सकता है कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो मेरे भाई ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है, जब भी आपको एग्जाम के अंदर कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यह पता लगाना है कि प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए प्रश्न में हमें बोला गया है कि आज क्या है, सोमवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन या कौन सा वार होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई इस 61 को क्या कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे। अब 7 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि सप्ताह के अंदर दिनों की संख्या होती है 7, इसलिए हम 61 को क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो यहां पर देखिए 7 का भाग 61 में देंगे तो यह चला जाएगा 8 7 के 56, यहां पर लिख देंगे 8। अब मेरे भाई 61 में से 56 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 5। अब शेष कितना बच गया, 5 बच गया। यदि हम सोमवार के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन या कौन सा वार होगा ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि आज क्या है, सोमवार है। तो सोमवार के बाद में क्या होगा, मंगलवार। मंगलवार के बाद में क्या होगा, बुधवार। बुधवार के बाद में क्या होगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद में क्या होगा, शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद में क्या होगा, शनिवार। ठीक है, यानी कि मेरे भाई यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन या कौन सा वार होगा, तो मेरे भाई 61 दिन के बाद में क्या होगा, शनिवार होगा। अब हमें देखना है कि शनिवार किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए शनिवार हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, गोबी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य का, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य का, और ऑप्शन डी है
गोवा राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गोबी नृत्य मेरे भाई आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी है विनोबा भावे को, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास को और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य में और ऑप्शन डी है झारखंड राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वाराणसी शहर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मेरे भाई इसी शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वाराणसी शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुगामल नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोठी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य का, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य का, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य का और ऑप्शन डी है बिहार राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए यानी कि कोठी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात माध्यम में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से नीदरलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नीदरलैंड देश की मुद्रा का नाम है यूरो। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 1 से 2 प्रश्न मुद्राओं से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गलगंड थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? तो मेरे भाई याद रखना, गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होता है, और इसी गलगंड रोग को हम घेंगा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गलगंड या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो मेरे भाई आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राज्यों की विधान मंडलों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 266 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 168 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 78 के तहत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 31 के तहत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राज्यों की विधान मंडलों का गठन भारतीय अनुच्छेद 178 के तहत किया जाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन,
ऑप्शन सी है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है केवल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि परमाणु के नाभिक में मूलकण होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी है काली खांसी, ऑप्शन सी है मलेरिया, और ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विषाणु जनित रोग है चिकन पॉक्स। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी है शुद्ध जल, ऑप्शन सी है लवणीय जल, और ऑप्शन डी है बेंजीन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लवणीय जल विद्युत का चालक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लवणीय जल विद्युत का सुचालक होता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस 25,000 प्लस क्वेश्चनों के मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे। और मेरे भाई लास्ट में आपको 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से ग्रेफाइट एक क्या है तत्व है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने रामबाण 20 क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।